हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग सेवेंथ क्लास का जो अतीत से वर्तमान हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे। मुग़ल काल में हम लोगों ने बाबर और हुमायूं पढ़ा। अभी हम लोग अकबर करेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपने काम पे लग जाए, है ना। अकबर को पढ़ते हैं। तो अकबर के बारे में जो भी हम लोग देखेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अधिकतर सवाल अकबर से बनते हैं और बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। सबसे ज़्यादा अकबर का जो जन्म है पूछा जा सकता है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अमरकोट में इनका जन्म हुआ था और इनके माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। इनके माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। और इनके बचपन का नाम जलाल हो जाता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या है? जलाल हो जाता है। अकबर का जो जन्म है 1542 ईस्वी में हो जाएगा। इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम हो जाता है ना। और इनका जन्म अमरकोट में हुआ। और अमरकोट से भी कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है ना, बहुत भी आई है। और इनके बचपन का नाम जलाल हो जाता है। अकबर 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बन गए। अकबर 13 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं? 13 वर्ष की उम्र में बादशाह हो जाते हैं। बैरम खान ने अकबर को राज काज की शिक्षा दी, है ना। देखेंगे तो सबसे ज़्यादा योगदान राजा यानी कि बादशाह बनने में बैरम खान का ही होता है। अकबर का संरक्षण भी बैरम खान ही था, है ना। बैरम खान ही था। अकबर मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक है बाबर को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। अकबर का जो दरबारी है ना, दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन है? ये आपके अबुल फजल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े हम लोग, अबुल फजल हो जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट है आईने अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि आईने अकबरी की रचना किसने किया? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा किया जाता है ना। सुलह कुल, सुलह एक कुल जो है नीति अकबर ने अपनाई थी। सुलह कुल की नीति, है ना। सुलह कुल, हमको सुलह कुल जब भी हम पढ़ते हैं तो याद आता है, हमें बीपीएससी के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था। सुलह कुल, है ना, नीति अकबर ने अपनाई थी। मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, है ना। यानी कि सभी धर्मों का आदर करना, कोई प्रतिपक्ष नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए उन्होंने सुलह कुल एक नीति अपनाई थी और ये नीति अकबर का है ना। अकबर को महान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। मेडिवल इंडिया में अकबर को महान कहा जाता है और प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक सम्राट को महान कहा जाता है। कुछ तो कुछ वजह रही होगी, है ना। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया 1582 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 1582 ईस्वी में, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया, है ना। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम जो शासक है, जो हिंदू शासक है ना, वो बीरबल हो जाता है। बीरबल प्रथम उनके प्रिय, मतलब समझिए कि मित्र थे, जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया, अपनाया, है ना, दीन ए इलाही धर्म को। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे अकबर के दरबार में, ठीक है। और उनसे सीखने को अकबर को बहुत सारा चीज़ें मिला। इसीलिए अकबर के दरबार में जो 9 लोग थे उनको 9 रत्न कहा जाता है ना। जैसे बीरबल हो जाते हैं, अबुल फजल हो जाएंगे, तानसेन हो जाते हैं, भगवान दास हो जाते हैं, है ना, अब्दुल रहीम खाना हो जाते हैं, टोडरमल हो जाएंगे जिनको वित्त मंत्री बनाया गया, मान सिंह हो जाते हैं, और मुल्ला दो प्याजा भी हैं, और फ़कीर अजीजुद्दीन भी हो जाते हैं, है ना। इन सभी लोगों को मिला करके 9 रत्न कहा गया। उनके दरबार में ये लोग शोभा बढ़ाते थे। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आदमी थे। इन लोगों का साथ और इन लोगों का सहयोग अकबर को जीवन भर मिलता रहा।
और यही वजह था कि अकबर पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, अनपढ़ आदमी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग रखते थे। उनकी बुद्धि बहुत ही शार्प थी, क्योंकि उनके जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में इन्होंने सभी धर्म के गुरुओं को आदर सम्मान दिया और बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने संरक्षण भी प्रदान कर दी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अकबर के समय मनसब एक पद था, है ना। मनसबदारी प्रथा की अगर बात करें तो ये हो जाता है अकबर, है ना। अकबर के समय में एक नया पद था मनसब, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम जो सेट क्वेश्चन पेपर आप बनाइएगा तो ये पूछा हुआ सवाल है ना, बहुत भी आई है। अकबर ने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य में बिहार को मिलाया, बिहार और बंगाल को, और बिहार और बंगाल को 1576 में मिलाते हैं। अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 1576 में पूछा जा सकता है कि बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो 1576 में। कौन सा मुगल बादशाह था, कौन मुगल बादशाह था जिसने 1576 में, है ना, क्या किया, बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बना दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। अकबर जब गुजरात विजय करता है तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया, तो अकबर के द्वारा होता है। और ये भी सवाल पूछा जाता है, देखिएगा भारत में उस समय दास प्रथा बहुत, समझिए कि शीर्ष पर थी, बहुत सारा ये कुरीतियाँ थी जो भारत में व्याप्त था, जिसका वर्णन आपको बहुत सारे लोग करते हैं। तो दास प्रथा का जो अंत है अकबर ने किया था 1562 में। 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है ना। अकबर द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध है अकबर द्वारा लड़ा जाता है। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है युद्ध। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है और पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों ने देखा 1526 में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में होता है और हेमू के साथ ये होता है ना। और हेमू 14वां विक्रमादित्य होते हैं, है ना, अंतिम विक्रमादित्य भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें, है ना, उसके बाद हम लोग जहांगीर करेंगे। अकबर के पुत्र का जो नाम है जहांगीर हो जाता है ना। जहांगीर अकबर का पुत्र था जो 1605 में गद्दी पर बैठा और इसके बचपन का नाम है सलीम, है ना। अब बहुत पुराना मूवी राज कपूर का शायद मूवी है, आप देखिएगा तो उसमें ये कहानी मिलेगा। 1601 का युद्ध असीरगढ़ का युद्ध होता है और 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके जो पुत्र होते हैं गद्दी पे बैठते हैं। और जहांगीर का बचपन का नाम पूछा जाता है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम होता है। और जहांगीर को न्याय का जो जंजीर था, यानी कि कह सकते हैं कि न्याय के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। यानी कि इनके अगर यहाँ कोई फरियाद लेकर के आता है और वो चाहता है कि हम सम्राट और बादशाह से मिले, तो बहुत लंबी दूरी तक समझिए कि जंजीर लगाई गई थी जहाँ पे घंटी बजाया जाता था। अगर आप जंजीर खींचते हैं तो वहाँ पे घंटी बजती है और वहीं झरोखा पे उपस्थित हो जाते हैं बादशाह। इसलिए न्याय जंजीर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जहांगीर। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे मुग़ल साम्राज्य में देखेंगे तो मुग़ल साम्राज्य में चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। और मुग़ल साम्राज्य में स्थापत्य कला का अगर स्वर्णकाल कहेंगे तो वो हो जाता है शाहजहां के काल को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी।
नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी और नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम है मेहरुनिशा था। ठीक है, मेहरुनिशा था। और जहांगीर का जो मकबरा है रावी नदी के तट पर है। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर है। और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बीबीआई है ना, बहुत बीबीआई हो जाता है और पूछा गया सवाल है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? हॉकिंस हो जाएगा, है ना। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो जहांगीर के गुरु हो जाते हैं। और नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के किए। हालांकि अगर देखा जाए तो नूरजहाँ का और जहांगीर का जो प्रेम जो प्रसंग है वो बहुत चर्चा में रहा। हालांकि कहा जाता है कि अकबर इसी से सबसे ज़्यादा खफा थे और उन्होंने इसकी यानी कि नूरजहाँ की शादी बंगाल के एक शासक से करवा दिया। हालांकि जब जहांगीर गद्दी पे बैठे तो इनकी पति की हत्या करवा दिया जाता है, ऐसा इतिहासकार लोग कहता है ना। और फिर ये नूरजहाँ से ये ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं। कौन? जहांगीर, है ना। और ये उस समय एक समय ऐसा काल आता है कि झरोखा पे सिर्फ बादशाह बैठा करते थे। लेकिन बाद में नूरजहाँ अपने पति को शराब और अयाशियों में डुबा के रखती है और खुद झरोखा पे और खुद प्रशासन की बहुत सारी जो काम है, जो कार्रवाई है, उसमें भाग लेती है ना। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के जारी किए नूरजहाँ के सम्मान में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हम लोग करेंगे शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ हम लोग देखते हैं, आज कुछ कोशिश किया जाए, लंबा चलेगा। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था, है ना। शाहजहाँ का जन्म क्या? लाहौर में हुआ था। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ये 7th क्लास में इतनी समझिए कि बेहतर फैक्ट है, इतनी अच्छी अच्छी फैक्ट जो है 7th क्लास का जो SCERT की किताबें है उसमें दिया गया है। तो आप ये सोचिए कि 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब को बार बार पढ़िए, है ना, और सटीक किताबें पढ़िए। देखिए रिजल्ट काहे नहीं होगा, रिजल्ट हो जाता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये सभी किताबें मिलती है और पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। जो फाइट करते हैं वो लोग ज़रूर से पढ़ते होंगे, क्योंकि हमारे जितने भी विद्यार्थी फाइट किए उनको हमने एक बार ज़रूर पढ़वाया था और यही वजह था कि वो लोगों ने फाइट किया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने करवाया था। मयूर सिंहासन का, जिसे नादिर शाह लूट के चला गया और नादिर शाह कोहिनूर हीरा को भी लूट के चला गया, है ना। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में लाया 1638 में। ये पूछा जा सकता है आपसे कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में कब लाया? तो 1638 में लाता है। शाहजहाँ ने लाल किला, है ना, शाहजहाँ ने लाल किला, ताजमहल आदि जैसे अनेक भवन का निर्माण करवाया। पूछा जाता है ना, दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ के द्वारा किया जाता है। आगरा में जो आप ताजमहल देख रहे हैं उस ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा किया जाता है। शाहजहाँ के बारे में एक कहानी है, कहा जाता है कि शाहजहाँ जो है अपने सिर्फ एक पत्नी के साथ हमेशा प्रेम में लगे, मतलब ईमानदारी से जुड़े रहे। और उनकी मृत्यु जब हुई तो उनके याद में उन्होंने ताजमहल बनवाई थी, यह मकबरा था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे औरंगजेब देखते हैं। ठीक है, औरंगजेब देखते हैं। हालांकि औरंगजेब शाहजहाँ के मृत्यु के बाद देखेंगे कि जो औरंगजेब और उनके भाई जो रहते हैं गृह युद्ध में फंस जाते हैं। शाहजहाँ का जो काल है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये इनके बेटे जो थे, इनके जो पुत्र थे, ये सारे गद्दी को प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़ गए, जिसके वजह से शाहजहाँ को दफनाया नहीं जा रहा था। और दरबारियों ने समझिए कि जब लाश सड़ने लगी थी, जब बदबू आने लगा था, तब उस शाहजहाँ को बाद में दफनाया गया। इतनी बुरी हाल कर दिया इनके बाल बच्चों ने।
चलिए आगे देखते हैं। जन्म इनका जो औरंगजेब का जन्म है वो 1618 ईस्वी को दोहाद में होता है ना, जो गुजरात में स्थित है। कब? 1618 को। 1618 को औरंगजेब का जन्म होता है गुजरात में, दोहाद में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम हो जाते हैं। औरंगजेब के जो गुरु हैं मीर मोहम्मद हकीम है, और औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है ना। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, और यह सोनी धर्म को मानता था। यह सोनी धर्म को मानता था। हालांकि अगर देखा जाए तो औरंगजेब की जो माँ होती है एक हिंदू घराने से बिलोंग करती है, हिंदू माँ होती है, लेकिन सबसे कट्टर मुस्लिम होने का, सबसे कट्टर बादशाह होने का ये प्रमाण यहाँ पे देते हैं। यह राजनीतिक कारण है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, और यह सुन्नी धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया। और अरे ये देखिएगा, औरंगजेब ने जजिया कर, आप देखते होंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था, है ना। देखिए जजिया को बंद कर दिया गया मुगल साम्राज्य के समय में, और ये बंद किया अकबर के द्वारा। लेकिन औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो फिर से इसको प्रारंभ कर दिया गया जजिया को, है ना। और अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला गया। औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला। इसी समय हम लोग देखेंगे सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दिया। ठीक है। कभी कभी आप देखिएगा सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं, 1 से लेकर के 10 तक, क्रम में उसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे। औरंगजेब के पूछा जाता है कि किस बादशाह के समय में सर्वाधिक सेना में हिंदू शासक था, तो ये औरंगजेब हो जाता है। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था, है ना, क्योंकि संगीत कहा जाता है इस्लामिक धर्म में हराम होता है, शायद ऐसा ही कुछ लिखा गया था। तो औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर क्या कर दिया? पाबंदी लगा दी, है ना। और औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये बहुत ही VVI हो जाता है आपके लिए, है ना, VVI है। और एक और ये भी VVI है, इन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। औरंगजेब खत्म कर दें। चलिए ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है, इसको हम लोग देख ही ले, है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए कुछ SCERT का जो पॉइंट्स है, ये जो बहुत VVI पॉइंट्स है उसका सिलेक्शन किया गया है। भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम से होता आया था, है ना। भारत पर आक्रमण जब आप देखते हैं उत्तर पश्चिम से ही होता आया है ना। ये देखिए यही है ये वाला, ठीक है, यही वाला है। उत्तर पश्चिम से हमेशा क्या हुआ? आक्रमण होता रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मालवा के बाज बहादुर होते हैं, है ना, जिन्होंने अपनी राजधानी मोडो में स्थापित किया था 1561 में। 1561 में 1602 में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा, है ना। पूछा जा सकता है कि 1602 ईस्वी में, है ना, राजकुमार सलीम जिसको जहांगीर कहा जाता है, सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा और अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। अकबर का अंतिम जो युद्ध है असीरगढ़ का युद्ध है, 1601 ईस्वी में उन्होंने असीरगढ़ का युद्ध लड़ा था। ठीक है।
1601 में। उसके 4 साल के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। धार्मिक भावनाओं का शमन करने के लिए तथा बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद करवा दिया था अकबर के द्वारा। ठीक है। ये पूछा जा सकता है तीर्थ यात्रा कर जो है कब बंद कराई गई थी, तो 1563 में होता है। तीर्थ यात्रा बंद कराने वाला मुगल साम्राज्य का कौन सा बादशाह था, तो ये अकबर हो जाता है ना, अकबर हो जाता है। सवाल पूछा जाता है, ऐसे भी एक काल पूछा जाएगा, कब, तो 1563 में हो जाता है ना। 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया। 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया कौन, अकबर ने। लेकिन औरंगजेब बाद में जा कर के इसको फिर से पुनः, यानी कि बाद में इसको प्रारंभ कर देता है। और यहाँ तक कि इतना शक्तिशाली औरंगजेब रहता है कि अंग्रेज़ों से भी जजिया कर वसूल लेता है। ठीक है। अकबरनामा की अगर बात करें तो अबुल फजल का अकबरनामा है, 3 भागों में इसका रचना किया जाता है ना, 3 भागों में इसका रचना किया जाता है, जो हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद इतना इम्पोर्टेंट है आपका, अधिकतर प्रश्न इसके बाद मुगल साम्राज्य से संबंधित जो मूल बिंदु है, इसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। कलेक्शन करते समय में हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये जो 3 भागों में बांटा गया है, अकबर के पूर्वजों के बारे में और अकबर के शासनकाल का इतिहास है, और तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, वो हो जाता है प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, समकालीन भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अगला वीडियो हम लोग मुगल साम्राज्य से संबंधित मूल बिंदु करेंगे, और यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया है। मुगल साम्राज्य का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट होता है, यह बहुत वीवीआई है। हम लोग इसके बाद इसी को करने वाले हैं, और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और इस सेशन के लिए कम से कम लाइक किया करिए, कमेंट्स भी करिए। जो भी आपका कमेंट्स होता है हम उसका स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और उसको अमल में भी लाते हैं। ठीक है। आप लोगों ने कहा कि थोड़ा लंबा वीडियो होना चाहिए, थोड़ा डिटेल्स में होना चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। और जो भी आपका डिमांड होगा उसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि अभी रात का लगभग कितना बज रहा है, रात का लगभग देख रहे हैं 3:25 हो रहा है। ठीक है। और हम लोग वर्क ही कर रहे हैं, वो भी आपके लिए। ठीक है। तो इसे अपने मित्रों के बीच में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाएं, और ये बार बार कहना भी, है ना, ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि एक भावनात्मक जुड़ाव होते जा रहा है आप सभी लोगों का, क्योंकि कमेंट्स भी पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, और यही वजह है कि एनर्जी मिलते रहता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।